ऐसा हुआ है कि यूएस ने 3.6 बिलियन का अपना जो रिटायरमेंट फंड उनका होता है वो चाइना की मार्केट से शिफ्ट किया है और इंडियन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने इस तरीके से फंड्स को ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें आने वाले टाइम में फायदा दिखता है। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पैसे जो से हैं इंडियन जो से मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पहले अगर हम बात करें एप्पल की, इसके अलावा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हुए। अब इसी तरीके से यूएस अपनी इन्वेस्टमेंट भी जिस तरीके से इंडिया में करता नजर आ रहा है, क्या आने वाले टाइम में इंडिया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके हवाले से पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, चाइना और इंडिया का आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक कंपटीशन है उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ओम। ओम भाई, क्या आप फ्रॉम लाइक हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं? ज़बरदस्त हो गया, बहुत कम मिलते हैं लाहौर में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट है आप? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, थोड़ा सा पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इस टाइम दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा यह जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि यूएस ने अपने 3.6 बिलियन डॉलर जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें सर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया कि किसी इन्वेस्टर को हम एतमाद में ले सकें कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ऑफ द, आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1947 से लेके अब तक अपने 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं किया। उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस बात पे एग्री ही नहीं हो रहा कि हम किस बिहार पे इस पे इन्वेस्टमेंट करें। लाइक कि कल को कोई मार्शल लॉ लग जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है और नहीं, दे आर नॉट अ सिक्योर, डेट्स वाई वो इसमें नहीं आ रहे। दूसरी बात कि हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। अभी हम देखते हैं हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका तकरीबन टोटल जो हुजम है वो 8 अरब का है, ठीक है, विच इज़ वेरी मिनिमम। आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को देख लें या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इधर इतनी माइनर कंपनीज़ हैं कि कोई भी इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लाइक इट इज़ मैनिपुलेटेड। इतनी छोटी छोटी कंपनीज़ है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है, तो इस वजह से वो नहीं सिक्योर ही नहीं फील करते इन्वेस्टर्स कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज के पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका जो पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, कंट्रोल किया। दिस इज़ कॉल्ड अ लीड तबका, ठीक है। आप किसी भी रियल स्टेट सेक्टर में देख लें, ओनली 2 or 3% ऑफ द पीपल हु कंट्रोल रियल स्टेट इन द एंड द स्टॉक मार्केट द सेम। तो डेट्स वाई कोई भी इन्वेस्टर इस हद तक सिक्योर, द मेन रीज़न इज़ द गवर्नमेंट कि वो खुद को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उस तरीके से। और जो इन्होंने बात की है कि 1947 से लेके अब 2023 तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसने अपना टेन्योर 5 साल पूरे किए। गवर्नमेंट्स हैं 2-3 जिन्होंने अपने टाइम पूरे किए हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं टाइम पूरा कर पाया। अच्छा, इस टाइम में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई डेफिनेटली पाकिस्तान में इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या सिर्फ इंडस्ट्री का ना होना इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह है, या इसके अलावा और भी रीजंस हैं? और फिर दूसरे नंबर पर मेन चीज़, चाइना को पाकिस्तान के लोग, हम लोग ये समझते हैं कि भाई चाइना इस टाइम उभरती हुई पावर है, चाइना इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में मतलब यह है कि अपना नाम बना रहे हैं, आने वाले टाइम में हम सुपर पावर भी उसे अपने तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन चाइना से भी अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक मतलब कह लें कि रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया मूव कर रही है। इसकी क्या रीज़न है? इंडिया में भी 1947 में देखें तो हालात जिस तरीके से वही पाकिस्तान में थे, क्योंकि एक ही ये सारा एरिया था। आज वहाँ पे बड़े बड़े जो उनसे कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जहाँ वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। मैं इसका बिल्कुल आगाज़ 1947 से ही करूँगा। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ठीक है। इसके बिहाइंड हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने में 2 नेशन थ्योरीज़ है जी,
बिकॉज के हिंदू और मुस्लिम्स जो साथ में खुश नहीं थे। चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन तो उसे उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर उसे भी डिस्कस करें तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज हम जिस वी विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिकल लाइक सिचुएशन के क्यों जब पाकिस्तान बना था तो सर कोई भी कंट्री जब वजूद में आता है ना, तो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक प्लान दिया जाता है कि वो किस तरह से ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में। बट व्हेन द पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर वाज नो लाइक इकोनॉमिकल प्लान। आप मुझे दिखा दें कभी भी जब पाकिस्तान बना था तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जिसमें ये फैक्ट और फिगर्स हों कि पाकिस्तान जब बनेगा तो ये हमारा जी ये रोड मैप है, हम इस तरह से तरक्की करेंगे, इस तरह से इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं बात इसलिए रोकना चाहूँगा, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, सुना है जैसे आप जैसे लोगों से कि जी एक टाइम वो था 60s का 70s का, जब दूसरे कंट्रीज़ इवन चाइना हमारा जो सा वो 5 ईयर प्लान था वो लेके जाता था और वो डेवलपमेंट हमसे देख के करता था। ये तो हमने सुना है, तो फिर क्या ये गलत है या आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपने ये बात सुनी होगी। मैंने सुनी नहीं, मैं एक्चुअली रेफरेंस बेस पे बात करता हूँ, सुनी सुनाई बातों पे नहीं करता होता। ठीक है, तो सबसे पहले सर पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉट प्लेस। ओके, व्हेन द पाकिस्तान वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस तो द ब्रिटिश एम्पायर और अपना रशियन एम्पायर्स में एक आपस में झगड़ा चल रहा था विच वाज इन अफ़गानिस्तान। तो अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी ब्रिटिश लोगों को जहाँ से वो रह के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उन पे अटैक कर सके। डेट्स वाई उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना एक ऐसी जगह को हम कंट्रोल में लेके आएँ जहाँ पे मतलब कि फिज़िकली तो उनके पेरेंट्स ना हो, लेकिन डिप्लोमेटिकली और इटर्नली वो खुद इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, ताकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान पे भी हमला कर सके। लाइक चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर अटैच है, हम रशिया भी अटैक कर सकते हैं। डेट्स वाई उन्होंने हमें इस हद तक हद हराम बना दिया कि उन्होंने डॉलर फेंके और हमें इस हद तक डेवलप ही नहीं होने दिया कि हम खुद से काम कर सके। अभी आप देख लें हमारे तकरीबन 60% यूथ है, ओके, 52% वुमेंस हैं। वुमेंस में आप देख लें कोई भी नहीं, अबाउट 40% वुमेंस जो है हमारी 52 में से वो तो एजुकेटेड ही नहीं है। अच्छा, जो एजुकेटेड है कुछ का फैमिली इशू ये है कि वो जॉब नहीं कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि उन बेचारियों को जॉब ही नहीं मिलती, कुछ सोसाइटिकल नॉर्म्स इस तरह से बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे बॉयज़ आ जाते, यूथ आ जाते, स्टूडेंट्स, उनमें हमारे सर अगर 60% यूथ है तो उनमें से तकरीबन 20% को आप वैसे निकाल दें कि वो इलिटरेट है, लाइक अनएजुकेटेड है, जो देहात में रहते हैं। तो बाकी रह गए 40%। जो 40% है उनका भी जो एजुकेशन लेवल है, जो हम जिसे कहते हैं कि वो लेट मी एक्सप्लेन बाय माय पॉइंट। ओके सर, उन 40% में से ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है बिकॉज एक एलीट तबका है उसका, अब किसी भी जब एक एलीट को देखते हैं ना, जब अमेरिका हम कंसीडर करते हैं दुनिया का एलीट है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में हमारा कोई कंपटीटर आए। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान में एलीट है वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा तबका आए जो हमारे ऊपर हावी हो सके या हमें कम्पीट कर सके। तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से मोनेटाइज कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं लम्स में, एचिसन में जो तालीम दी जाती है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में या GCU में नहीं दी जाती सर। और इसी तरह वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, वहाँ से बड़े बिजनेसमैन निकलते हैं और उन्हीं के बच्चे ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं। लेकिन यहाँ वाले उन्होंने एक सर्कल बनाया कि रोटी कपड़ा मकान, हमें सिर्फ इसी रोटी कपड़े मकान भी रखना है, इससे ज़्यादा हमारी सोच को डेवलप ही नहीं होने देना। और इस वजह से ना तो हमारे बच्चे ग्रो कर पाए, ना टेक्नोलॉजी आ पाई है, और ना ही हमारा मुल्क जो है ओवरऑल जो है वो जिसे कहते हैं फलना फूलना वो नहीं कर सका। और दूसरी बात मैं बताता हूँ सर, जब पाकिस्तान बना था तो इट इज़ अ लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। अमेरिका ये चाहता है, ये दूसरे जो ताकतवर कंट्रीज़ है वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ही रहे। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था अपने मतलब साथ वाले, अगर इंडिया मुल्क की बात की जाए, साथ आपको पता है 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, देखा जाए तो वहाँ पे हर जो कंपनी ना अपना इन्वेस्ट कर रही है। अभी अमेरिका ने भी कहा कि $3.6 बिलियन उनकी जो पेंशन होती है वो इन्वेस्ट कर रही है। यूरोप भी कर रहा है, बाकी फ्रांस, सारे मुल्क कर रहे हैं। क्या वजह जी? साथ था, उनसे ही अलहदा हुए थे, सेम कल्चर था, वो तरक्की करके और हम आज वहीं के। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को चेक कर। बिल्कुल 2 टके का कहते थे और वो आज 2 टके, हमारा 1 रुपया, उनके 2 रुपये होते थे तो हमारा 1 रुपया, 2.5 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका उल्ट हो गया। इसकी क्या रीज़न है? ये सब हर कोई अपने गिरेबान में झांकेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की करेंसी ने जो बीट किया इस साल, वो तो एक लगा 20 साल जंग में रह के उन्होंने डॉलर को बीट किया। वो इधर से जितना डॉलर स्मगल होकर जा रहा था वो भी बीच में इशू है। जब आप सारे इशू देखेंगे कि जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें जो भी जाता रहा है, जो आता रहा है, वो आपके सामने है सबके कि ये चीज़ है।
हम तो इस वजह से हम पीछे हैं। अगर बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा देखा जाए फ़लस्तीन, कश्मीर, मतलब बढ़ चढ़ के आया, चाहे ओआईसी की बात की जाए, पावर हो या ना हो, हमेशा पाकिस्तान सबसे आगे रहा है। लेकिन जब भी किसी मुल्क की बात की जाए तो पाकिस्तान सारे पीछे भाग रहे होते हैं। क्या वजह है कि कोई भी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं? सऊदी अरब इंडिया में जा रहा है, दुबई इंडिया में जा रहा है, तुर्की इंडिया में, अगर कतर की बात की जाए वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर एक्चुअल जो बात है ना, वो इनिशियल जो चीज़ होती है वो आपका सबसे मेन पिलर जो होते हैं वो होता है आपका अदलिया। यहाँ पे अदलिया का निज़ाम ठीक ही नहीं है। हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें ही नहीं ठीक, तो फिर यहाँ पे क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? आप कह रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो हमसे बहुत पीछे थी और वो हमसे बहुत आगे चलेंगी। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने जो है ना अपने अदलिया का निज़ाम ठीक रखा। वो फ़ौरन जो इन्वेस्टमेंट थे वो लेके आए। किस तरह लेके आए? उन्होंने वहाँ के लोगों को बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो वो लोग जो है वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए और हम लोग वहीं के हम जहाँ 50 साल पुलिसियों को सीख क्यों नहीं पा रहे? 76 साल हो गए, पुलिसियों को क्यों नहीं सीख पा सर रहे? कैसे सीखेंगे? अगर वो बाद में कह दूं कि हम क्यों नहीं सीखते तो शायद कोई आ जाए और मुझे भी उठा ले। ये आने वाला चक्कर एक ये नहीं खत्म हो रहा है, हाँ, ये ये- लोगों पे दिल में बिठा देगा कि शायद इसी वजह से। सबको पता है कि क्यों नहीं सीखते। यहाँ पे जो बेसिक जो निज़ाम है वो चंद ऐसे अनासर हैं उनके हाथ में है, तो वहाँ से निकलेंगे तो फिर कहीं और जाके नेबर कंट्री है इंडिया, देखा जाए तो अभी मैं यही सुन रहा था, अमेरिका जो है 360 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहा है। पेंशन जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे करेगा और वहाँ से अपना बेनिफिट लेगा। क्या वजह है सर? वहाँ पे सारे एजुकेशन भी वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। क्या समझते हैं इसमें? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे बेसिकली जो है ना उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, और फ़ॉरेन में आप कहीं, अभी मैं रिसेंटली आयरलैंड गया हुआ था, सही। तो आयरलैंड में फ्यू ऑफ अस आर वर्किंग देयर ना। वहाँ पे आप जो भी देखेंगे साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया का आदमी होगा और वो क्या आईटी में क्वालिफाइड होगा, अकाउंट्स में क्वालिफाइड होगा। अब वो हायर पोस्ट मतलब हायर सैलरीड है वहाँ पे, तो जो भी आता है स्टेट में वहाँ पे जाके ना अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, अच्छी तनख्वाह पे लग जाता है। हमारा कोई आदमी भी उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। सही। उनको अगर जो भी जॉब मिलती है, हालांकि वो इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन पार्ट टाइम जो जॉब भी मिलती है वो भी करते हैं। अभी मेरी बेटी का एक मतलब है वहाँ पे स्टोर है, तो उसमें हाईली क्वालिफाइड जो है ना वो भी 2 या 4 घंटे की आके ना वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। इंडियन जो है, इंडियन जो है, खास स्पेशली साउथ इंडियन जो है, सही। वो जिनको कराला साइड के लोग फिर हैं। सर हम देख के सीख क्यों नहीं पा रहे कि साथ ही हमारे वो तरक्की करते जा रहे हैं? आज भी हम उसी चीज़ों को लेके बैक पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। मेन वजह तो यही है ना कि हमें मतलब है ना वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे कर भी लेंगे कुछ, तो पहली बात तो यह है कि आपको उतनी उस लेवल पे ना सैलरीड होंगे आप, ना उस लेवल पे आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। वो लोग हैं वो अपने मुल्क में ना सही कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। अगर वो आईटी का एक बन देखा जाए तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं ताइवान की बात की जाए, यूएसए की बात की, यूके की बात की जाए, जैसे कि अभी इजराइल ने 1 लाख वर्कर जो इंडियन बुला रहे हैं, सारे सर उनको प्रेफर करते हैं। उनको प्रेफर करते हैं, वो क्वालिफाइड है। हमारे लोग एजुकेशन जो ना, है वहाँ पे। हमारे लोग जो मैट्रिक कर लेता है ना, वो कहता है मुझे वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए और मुझे दूसरी कोई जॉब नहीं चाहिए। वो लोग घर से ही इतने तंग हो के जा रहे हैं, इतनी एजुकेशन के बावजूद जा रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने बीएससी और एमएससी लड़के देखे हैं गल्फ़ में, अबू धाबी वगैरह में, दुबई में। उस वक्त मैं वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गया था। मतलब आर्मी में था मैं वहाँ पे, कुछ अर्से के लिए मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रहा हूँ 2-3 साल। तो वहाँ पे मैंने देखा है 300 दिरहम पे जो है ना, जो लड़का टेबल मैन काम कर रहा होता है उससे पूछो, उसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो वो बीएससी होता। वो किधर से होता था सर? इंडिया से। और हमारा जो मैट्रिक पास होता था 10 महीने घर वैसे बैठा रहता था, क्योंकि मैं मैट्रिक पास किया, मुझे वाइट कॉलर जॉब मिले।